अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क में जलसों की बहार आने को है, क्योंकि एक तरफ तो एक बड़े जलसे का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त की रात को, और उसमें उनका ये कहना है कि वह आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब चूँकि 9 जो हल्के ऐसे हैं जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, वहाँ पर भी इमरान खान साहब खुद लड़ने जा रहे हैं, तो उन ज़िमनी इलेक्शंस की कैंपेन के लिए भी ज़ाहिर जलसे होंगे, तो जिसकी वजह से यूँ दिखाई दे रहा है कि एक दफ़ा फिर से जलसे शुरू होने वाले हैं। और जब वो जलसे करेंगे ज़ाहिर मुखालफीन PDM और उनकी जानिब से भी जलसे होंगे अपने कैंडिडेट्स के लिए, तो फिर से हमें वो सियासी हलचल और सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होती नज़र आ रही हैं। इस सारे हंगाम में क्या वाकई जो 1 महीने का टाइम दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया है PTI की जानिब से इस हुकूमत को असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए, तो क्या वो कारगर साबित होगा? पहले भी बहुत दफ़ा उन्होंने डेडलाइंस दी हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा कोई उन्हें नतीजा मिल जाएगा इस अल्टीमेटम का, या फिर इनके जो कारकुन हैं वो दोबारा से मायूस ही हो जाएंगे बार बार की इन तारीख़ों से? इसके हवाले से भी गुफ्तगू बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चली है, जो लसबेला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके हवाले से सदर आरिफ अलवी साहब ने भी आज ट्वीट किया है, तो एक वो भी हम एलिमेंट देख रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान को लेकर के भी PTI PMLN कुछ ना कुछ कह रही हैं, उस पर भी सियासत हो रही है और अपने आप को ज़्यादा उनके करीब और दूसरे को मुखालिफ साबित करने की कोशिश हो रही है। ये सब क्या है, मुल्क की ये तकसीम किधर लेकर जाएगी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू और कुछ नैब कवानीन में तब्दीली जो है उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ। शो में पहली दफ़ा आज उन्होंने मैं ज्वाइन किया। रज़ा रूमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको हम बहुत खुशामदीद कहते हैं शो में। शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा। मैं एक शॉर्ट कमेंट ज़रूर हिलाली साहब और इमरान साहब से भी लूँ, और फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, और फिर हम सब मिल के मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं उन पर बात भी करेंगे। इमरान साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है? बार बार अल्टीमेटम तो दिए जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा खेज नहीं हुआ। इस दफ़ा क्या होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अल्टीमेटम जो है ना, ये सिर्फ देने के लिए ही होते हैं, इसका नतीजा कोई नहीं निकलता। हमारे यहाँ सियासी जमातें और सियासी लीडर ये अल्टीमेटम सिर्फ अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, अपने कारकुनों को चार्ज करने के लिए और अपने वोटरों को एक्टिव रखने के लिए देते हैं। उन्हें भी अल्टीमेटम देते वक्त पता होता है कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। हाँ जी, लिहाजा इस अल्टीमेटम का भी कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं। इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे, डरेगी नहीं हुकूमत? नहीं, देखिए, हुकूमत डरेगी नहीं। जो इमरान खान साहब का मामला ना, देखें, जलसा करना हर सियासी जमात का हक होता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जलसे क्यों किए जाते हैं? जलसे इसलिए किए जाते हैं कि अपने लोगों को चार्ज किया जाए। और तहरीक इंसाफ को आप इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ के जलसे बड़े होते हैं और उनका क्राउड भी बड़ा चार्ज होता है, और वो लोग जो हैं बहुत वहाँ खुद आते हैं उनके जलसों में। खान साहब एक मोमेंटम रखना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बड़े बड़े जलसे करके वो मकासद हासिल किए जा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं? तो मेरा जवाब उसके लिए ये है कि सिर्फ इन जलसों की बिना पे वो मकासद हाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, लहू गर्म रखने का एक बहाना हो सकता है, लेकिन इसका कोई मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। हिलाली साहब से भी कमेंट लूंगी, लेकिन पहले रज़ा रूमी साहब को शामिल करते हैं। रज़ा रूमी साहब, आपका क्या ख्याल है? काफ़ी इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है चार्ज्ड अप है, और अब एक नई डेडलाइन दे दी गई है PTI की जानिब से, तो हाउ डू यू सी इट के आगे क्या स्ट्रैटेजी अपना सकती है PTI? क्या इस जलसे के बाद कोई लॉन्ग मार्च, कोई इस तरह का बड़ा एहतजाज कर सकती है? क्योंकि अब तो पंजाब गवर्नमेंट भी उनके हाथ में। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 2 चीज़ें ज़रूरी, जैसे इमरान साहब ने कहा कि, और आपने भी उसकी तायीद की कि लहू गर्म रखने का एक बहाना होता है। PTI इस वक्त जो है, देखिए, जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और उनकी हुकूमत चली गई, तो उसके बाद उनका बड़ा जारहाना किस्म का एक हमने कैंपेन देखी, और यकीनन उसकी वजह से उनकी मकबूलियत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसका ग्राफ बहुत ऊपर गया, और लोग उनकी जो ऑफिस में कारकर्दगी थी उसको भूल बैठे। लेकिन उसके बाद वो बड़े ऑफेंसिव पर थे, और फिर पंजाब में बाई इलेक्शंस के बाद भी हमने देखा कि वो
इमरान खान साहब की और पीटीआई की जो मकबूलियत है मार्केट में जिसे कहते हैं, वो बयानिया भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया और उसकी काफ़ी हद तक तायीद भी की। लेकिन ये जो प्रोहिबिटेड या फॉरेन फंडिंग वाला जो केस आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसके बाद से कुछ थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रही है पीटीआई। तो ये वो पहले वाली बात तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है वो अपनी सपोर्ट बेस को मुतहरिक रखना चाहते हैं और यही वजह है कि मुख्तलिफ कॉल्स और डेडलाइंस और जो आपने कहा कि मार्च या धरने का बिल्कुल प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि ये केस जो है, अब आपको इल्म में है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया है इमरान खान साहब को, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, वहां पे उनकी नाअहली का सवाल जो है डिस्क्वालिफिकेशन का वो भी उठेगा। गवर्नमेंट तो उसके ऊपर रेफरेंस भी फाइल कर रही है, तो उसका सियासी तोड़ जो है वो सड़कों पर ही इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि अदालतों में जो कुछ होगा या इलेक्शन कमीशन में जो कुछ होगा वो तो अलग कार्रवाई होगी, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को टेलर करना भी जरूरी होता है इस तरह के केसेस में। जी वेरी राइट। हिलाली साहब, रजा रूमी साहब का ये कहना है कि कुछ थोड़ा सा प्रेशर है, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफी प्रेशर है, बैकफुट पे नजर आ रही है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद, जिसको हम ममनुआ फंडिंग कहते हैं। तो आपके ख्याल से ये जो अगस्त का जलसा है 13 अगस्त का, इससे ये एक टेस्ट भी हो जाएगा इनके लिए कि वाकई इनका वोटर सपोर्टर इस केस के फैसले को कबूल कर रहा है या उसकी वजह से उनकी जो सोच है उसमें कोई तब्दीली आ गई है, वो कोई पीछे हट गया है। हाउ डू यू सी दिस जलसा? पहले बात तो ये है कि अगर आपने बैकफुट पे जाना है तो हुक करने के लिए आप बैकफुट जाते हैं और फिर बॉल को छक्का भी लगा सकते हैं। तो ये बैक फुट फ्रंट फुट ये नहीं चलता है, डिपेंड्स व्हाट इज द बॉल, नंबर वन। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों रजा रूमी समझता है कि इलेक्शन कमीशन में कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है। क्या वो सुना नहीं है कि 1,50,000 लोग जो मर गए थे उनको अब वो जिंदा करके उनका तकसीम कर रहे हैं, खुद मान गए हैं। क्या उन्होंने सुना नहीं है वो वो वीडियोस जो आ रहे हैं बाहर से, जिसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं हम पाकिस्तानी है, ओए फॉरेनर्स नहीं है, और वो हाँ वो ये सॉरी वो भी शुरू हो गया है। ये लोग जो है ये और ये इलेक्शन कमीशन, माय गॉड, इससे ज्यादा बायर्स तो कोई रहा ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि कोई फर्क पड़ा है इमरान खान के पॉपुलैरिटी पे, इसलिए कि ये लोगों ने जाके एक बायस्ड रिपोर्ट पब्लिश किया है और दूसरे कम से कम इधर 40,000 डोनर्स के नाम और डिटेल्स हैं ये रिपोर्ट में। भाई थोड़ा सा जाके देखें मुस्लिम लीग का रिपोर्ट में कितने लोग हैं, जाके देखें आप पीपीपी के रिपोर्ट में कितने लोग हैं। भाई और कुछ नहीं, उनको सिर्फ पूछ लें कि ये जो 3 गाड़ियां आप ले लिए तोशा खाना से, ये आसिफ साहब, इनका थोड़ा सा मनी ट्रेल दे दें। लुक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ऑनेस्टी किसका है, क्रेडिबिलिटी किसका है, और अवाम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। मगर 1-2 चीजें मैं और जल्दी से आपको बता दूं। 180 मिलियन लोगों का नुमाइंदे जो हैं, 18 करोड़ लोगों के नुमाइंदे जो हैं केपी और पंजाब असेंबलीज में, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड है, इसको निकालो। अच्छा, दूसरी मैंने गलतियों की अभी आपको बता दिया, 1,50,000 जो मर गए थे उनको जिंदा कर दिया, या जिंदा थे वो मर गए, उन्होंने कहा कि ये मर गए, आप फिर जिंदा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये जो रिपोर्ट इतना मिसलीडिंग है कि इट्स कॉल्ड द रिपोर्ट ऑफ ब्लंडर्स, और तो कुछ नहीं है। अब देखिए और क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में, 20 लोग जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को प्रोटेस्ट करने के लिए, इन्होंने लगा दिया एक दीवार कंटेनर्स का। भाई ये कंटेनर्स आपको पता है किधर से आते हैं? ये प्राइवेट सिटीजन्स के कंटेनर है। आपको पता है इन कंटेनर्स में क्या क्या चीजें होते हैं? कुछ खाली हैं, कुछ नहीं है, कुछ पेरिशेबल हैं, वो पेरिश हो जाते हैं। ये बेचारे लोग क्या कर सकते हैं? ये है तरीका आप लोगों को दूर रखने के लिए? ठीक, माय गॉड। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये आपने सुना, आपने याद होगा आपको, एक दफे किसी गाड़ी के नीचे से किसी गाड़ी से मरियम नवाज निकल रही थी और एक पुलिस एएसपी कोई जवान सी लड़की थी जो कुछ उसके सामने झुक झुक के उसको ग्रीट कर रही थी। Isn't it interesting कि वो औरत प्रमोट होके सुना है एसपी बन गई है या कोई सीनियर पोजीशन में है, और उसको
FIA का इन्वेस्टिगेशन फॉरेन फंडिंग पे वो कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ FIA। अच्छा, चलिए इसको मगर चेक मजे करना की बात पड़ेगा। ये है कि हाँ, मगर मजे से एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया है, सीनियर ऑफिशियल FIA के, कि 2002 पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट दैट डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द FIA। देखिए, खुदा के लिए बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनसे ये चीजें अभी ठीक है। लाले साहब, काफी सारी बातें हैं, मैं दोबारा भी आती हूँ आपके पास, लेकिन रूमी साहब देख लें लाले साहब को कितनी अच्छी क्रिकेट टर्मिनोलॉजी आती है, तो आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना है। मैं अभी दोबारा आती हूँ आपके पास, पहले मैं इमरान साहब का जरा कमेंट शामिल कर लूँ, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ भी आती हूँ। इमरान साहब, एक चार्जशीट है जो जफर लाली साहब ने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट पेश कर दी है। बात ये कि अगर ये रिपोर्ट सही है या गलत है, ब्लंडर्स हैं जो भी है, लेकिन अगर इसकी बुनियाद पर एक कार्रवाई होने जा रही है या कार्रवाई की जा सकती है, तो उसके ऊपर उसका एक प्रेशर तो हो सकता है कि PTI के ऊपर हो, और आप समझते हैं कि इस जलसे से और आगे मजीद मुमकिन एहतजाज से वो ये टेस्ट भी करना चाह रहे हैं कि लोग अब कहाँ खड़े हैं? देखिए, हिलाली साहब तो रोज़ाना ही जो है ना इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ करार दे देते हैं, वो तो फैसला ही सुना देते हैं ना कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता कोई मुतनाज़। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी राय है, हम उनकी राय का हमेशा एहतराम करते हैं, आज भी करेंगे। लेकिन मैं रज़ा रूमी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ, अगरचे मैं उनसे नाराज़ हूँ कि वो पाकिस्तान आके भी मुझे मिले नहीं और वापस अमेरिका चले गए। लेकिन उनकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। देखें, वो जाएगी नहीं, PTI बैकफुट पे जा चुकी है, अब उससे वो छक्का लगाती है या नहीं, ये अगला सवाल है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब को एक जोम है, इमरान खान साहब को ये जोम है कि वो इस मुल्क के इस वक्त वाहिद अकलौते पॉपुलर लीडर हैं। अच्छा, अब वो इस जोन में ये समझते हैं कि उसी पॉपुलैरिटी की बिना पर, उसी को बुनियाद बनाकर वो ना सिर्फ इदारों से बल्कि सियासी जमातों से भी अपनी मर्जी के फैसले करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक अवामी सपोर्ट है। मैं इस हद तक मुत्तफिक उनसे कि बिल्कुल वो एक पॉपुलर लीडर हैं और उनको अवामी सपोर्ट हासिल है, लेकिन वो अकलौते जो है ना वो पॉपुलर लीडर नहीं है, और ना ही सिर्फ उनको अवामी सपोर्ट है, दूसरी सियासी जमातों को भी अवामी सपोर्ट हासिल है और दूसरी सियासी जमातें भी, उनके लीडर भी पॉपुलर लीडर हैं। अब ये कम ज़्यादा एक अलग बात है, टाइम में कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। इमरान खान साहब जब तक अपने आप को उस जोम से नहीं निकालेंगे और हकाइक को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक मैं बता रहा हूँ, जब तक वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि जनाब देखिए सियासी मामलात को सियासी तरीकों से हल होना चाहिए, सिर्फ आप अंडर प्रेशर करके किसी को, जब आप ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, देखिए बैट्समैन, अभी क्रिकेट की बात हो रही थी, बैट्समैन गलती कब करता है? जब वो प्रेशर में आके ना क्रीज से बाहर निकल के खेलने की कोशिश करता है, उसी वक्त वो आउट होता है, या स्टंप होता है या बोल्ड होता है। नहीं, ज्यादा छक्के भी तो लगा सकता है ना, चांस तो दोनों ही हैं। मैं तो पहले कहूँ ज्यादा छक्के नहीं लगा सकता, दोनों 50-50 चांसेस होते हैं, वो आउट भी हो सकता है और छक्का भी, या ग्राउंड से बाहर या वो खुद बाहर या फिर ग्राउंड से बाहर। मामला ये है कि इमरान खान साहब का जो मामला है, अब उन्हें असल में खौफ इससे नहीं है, मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ कि इस बात से खौफ नहीं है कि सियासी जो मुखालफीन है उनके, वो उनको सियासत से आउट कर देंगे। उन्हें खौफ इस बात से है कि जो उनके सपोर्टर थे, जो उनको यहाँ तक लाने में मावन थे, जो मददगार थे, अब वो उनके साथ उस तरह से नहीं हैं, वो खुद उसका गिला भी करते हैं, इसलिए वो अंडर प्रेशर हैं कि जो मुझे ला सकता है वो मुझे गिरा भी सकता है, और जिन्होंने मुझे गिराया वो पता नहीं मुझे दोबारा आने भी दें या ना आने दें। चलिए, ये दो एक शॉर्ट सा कमेंट मैं ले लूं आपका इस बात पे, जो आपने पॉपुलैरिटी की बात की है, तो 9 हलकों से इमरान खान साहब खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। अगर पॉपुलैरिटी को चेक ही करना है तो फिर यहाँ से भी जो अहम लीडर्स हैं वो उनके मुकाबले में इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, पता चल जाएगा कि कौन पॉपुलर है कौन। बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये फैसला ना बड़ा, मैं समझता हूँ एक अच्छा दबंग फैसला, दरेराना फैसला है। लेकिन वो तो हमेशा बात करते हैं कि ये पैसे ज़ाया करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद सोचा कि इस पे कितने करोड़ पे खर्च आएगा। एक खबर के मुताबिक 50 से 90 करोड़ पे खर्च आएगा। और आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब अभी भी एक जो है ना हल्के से कौमी असम्बली के मेंबर थे मियांवाली से, यानी अगर इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। हाँ जी, अब वो नहीं ना इस्तीफा कबूल हुआ, इसका मतलब है कि अगर ये 9 की 9 सीटें भी जीत जाते हैं
तो फिर ये 9 इस्तीफे देंगे, फिर वो नए इलेक्शन होंगे, तो क्या अवामी पैसा जो है, अवामी दौलत इसी तरह से जाया होती रहेगी? ये कोई देखिए, अपनी जब अना की जिद की या अपनी उसकी बात आती है तो उसमें कोई मुल्क का ख्याल नहीं कर रहा। ठीक है, रजा रूमी साहब, आप कैसे देखते हैं 9 हलकों से इंतखाब लड़ने का फैसला खान साहब ने क्यों किया है और उससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? जी देखिए, उन्होंने ये फैसला, जाहिर बात है ये भी एक प्योरली सियासी फैसला था और है अभी। आज तो उसी को चैलेंज कर दिया गया है। ये भी अजीबोगरीब बात है। मैं तो समझने से कासिर हूँ कि पहले ऐलान होता है फिर कोर्ट में चले जाते हैं। वो यही है कि बाई पोल्स में, चूंकि देखिए पंजाब में उनको पीटीआई को जो कामयाबी मिली पंजाब के बाई इलेक्शंस में, तो जाहिर बात है उससे उनका इमरान खान साहब की मकबूलियत का एक बार फिर लोगों को कुछ धाक बैठ गई ऑपोजिशन में, और उन्होंने साबित किया कि उनका बयानिया जो है वो चल रहा है। तो अब वो ये चाहते हैं कि ये कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं इसके ऊपर भी वही वाला मामला रहे, कि वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि वो जो है उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। तो उसका बेहतरीन हल यही वो समझते हैं कि बजाय इसके कि वो लोकल इलेक्टेबल्स ढूंढें, और जो कि ढूंढना मुश्किल थे। ये याद रहे कि ये बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पे पीटीआई के जो विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनके मार्जिन्स बड़े कम थे, जो उनके नीचे उनके राइवल कैंडिडेट्स थे पीएमएलएन के या दीगर पार्टीज के। तो वो हुकूमत ने भी कुछ इस तरह की चूज की सीट्स जहां पे शिकस्त हो सकती थी पीटीआई को पोटेंशियली। तो इमरान खान साहब ने उसका काउंटर चेकमेट किया है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो जीत भी जाए 9 सीटें, तो फिर भी उनको 8 तो खाली करनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। तो उसका मतलब है कि दोबारा इंतखाबात होंगे। तो ये देखिए ना, ये कुछ एक सिलसिला है कि जिसकी कोई मंतक समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें फिर टैक्स पेस का खर्चा जो है वो होता है। आप जब इलेक्शन कमीशन मुनक्किद करवाता है तो उसमें बड़े वसाइल खर्च होते हैं। और ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें आप इस तरह के फैसले अगर ये करें, जहां पे ऑलरेडी जो हम एक बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर इतने ज्यादा पैसे भी खर्च हों, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक सियासी स्टंट है और मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मैं हिलानी साहब तो रूमी साहब, ये रिएक्शन में स्टंट है ना। उन्होंने भी ये किया कि 11 इस्तीफे मंजूर किए, या तो फिर वो सारे करते एक साथ करते, तो उन्होंने स्टंट किया तो उन्होंने जवाबी स्टंट कर दिया। फिर ये तो इसी तरह ही है। जी देखिए, तो बात यही है ना कि दोनों फरीक दूध में धुले हुए नहीं है। दोनों तरफ से सियासत जो है वो खेली जा रही है। और मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में हिलाली साहब ने जो गलतियों की निशानदेही की, बिल्कुल उनकी तो उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन अगर बायस्ड होता तो पंजाब में इतनी ज्यादा सक्सेस जो है वो पीटीआई को कैसे मिलती? वो कुछ ना कुछ तो फिर गड़बड़ करते ना। तो बात यह कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो ये पीटीआई का नैरेटिव है, उसके पीछे ये ममनुआ फंडिंग केस जो है वो वाला था सारा मामला, क्योंकि उससे पहले उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी जीरो कर दी गई ताकि जो इमरान खान की सपोर्ट बेस है वो इस फैसले को सीरियस ले ही ना, और कोई ले ही ना, वो कहेंगे जी ये तो बाइस्ड है। तो मैं ये समझता हूँ, हालांकि इन इलेक्शन कमिश्नर को खुद ही इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया था, वो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी स्टैब्लिशमेंट पर डाल दी है कि जी उन्होंने कहा था कि आप न्यूट्रल्स ने कहा था कि आप अपॉइंट करें। ये नहीं उन्होंने बताया कि कौन से वाले न्यूट्रल्स थे, क्योंकि न्यूट्रल्स में भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, नाम ले लेते तो बेहतर होता कि क्या जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा था लगाएं, या उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद साहब थे, उन्होंने कहा था लगाएं। तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं वो करते। वो ये इसके वो सियासी कम्युनिकेशन के वो माहिर हैं खान साहब, इसलिए वो ऐसे ही पत्ते खेलते हैं कि जहां पे थोड़ा इबाम भी रहे और उनकी बात भी हो जाए, आगे भी चली जाए। एक शॉर्ट कमेंट इस पे भी कीजिएगा रूमी साहब की, जो पंजाब काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है, तो आगे आपको क्या नजर आ रहा है पंजाब की? चूंकि आपने बाई इलेक्शंस की बात की, वहां पे गवर्नमेंट बन गई। अब वहां पर गवर्नमेंट तो बन गई है, विफाक में PMLN की गवर्नमेंट है, यहाँ पर नहीं है। वर्किंग रिलेशनशिप कैसे चल पाएगा? यहाँ पर क्या होगा? देखिए, तारीख तो ये बताती है कि जब मरकज और पंजाब में फर्क गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो ज्यादा देर सिस्टम चलता नहीं है, क्योंकि मरकज की ये ख्वाहिश होती है कि वो फेल करे सूबे को, और सूबा जो है वो मरकज के साथ कोऑपरेट नहीं करता। 1988 में बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी वजीर आजम थी, और पंजाब में यही नवाज शरीफ साहब CM थे, और आपने देखा कि वो तो उनका इस्तकबाल करने नहीं आते थे, और सारी ये वाली बातें हम देख चुके हैं। उसके बाद भी एक दो ऐसे आए हैं। लेकिन अभी जो
क्राइसिस वहां पे खड़ा हो गया पंजाब में। अगरचे कि परवेज इलाही साहब डिस्पाइट जो भी उनकी पॉलिटिक्स है वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और जो उनकी परफॉर्मेंस थी एज सीएम जनरल मुशर्रफ के दौर में वो काफी बेहतर थी। और हम सब ने देखा था कि उन्होंने बड़े डेवलपमेंट के काम भी किए, रेस्क्यू सर्विसेज भी बनाई वगैरह वगैरह। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने फड्डा कर लिया है, क्योंकि आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने ओहदे पर काम करने से माजरत कर ली है, वो मैं समझता हूँ एक बड़ा जिसे कहना चाहिए नेगेटिव साइन है। और वो अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही साहब की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार जो होगा वो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी पर होगा। अगर वो उनके साथ चलेंगी तो फिर उनकी गवर्नमेंट चलेगी, उसके बगैर मामला जो है वो पंजाब के अंदर भी मसला क्रिएट हो जाएगा और मसला रहेगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया रूमी साहब, जब नॉर्मली इलेक्शन से इलेक्ट होकर जो गवर्नमेंट्स आती हैं जैसे जनरल इलेक्शन से, तो उनका भी चलना मुश्किल था। तो यहाँ पे तो इतने एक इस वक्त हम पीक की सिचुएशन देख रहे हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन है पॉलिटिक्स में राइवलरीज की, तो यहाँ पर कैसे चलेगा, ये काफ़ी एक मुश्किल सी सूरत हाल है। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हिलाली साहब, मैं आपसे थोड़ी, आप इनमें से जिस भी चीज़ पे कमेंट करना चाहें उसके लिए भी मोर देन वेलकम, लेकिन मैं ख़ास तौर पर थोड़ी इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो आरिफ अलवी साहब ने आज ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जी उनके अगेंस्ट जो बात की जा रही थी कि उन्हें शहदा के नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करने दी गई और इस किस्म की बातें, तो ये एक ऐसा लग रहा है कि जो कैंपेन चली इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो लसबेला में वाक़या पेश आया था, हेलीकॉप्टर हादसा जो हुआ था, ये किसकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे पर डाल रही हैं। और आज हमने देखा पीएमएलएन ने इस पर काफ़ी आके बार बार बात की है कि जी ये तो पीटीआई की तरफ से जैसे हुआ है कैंपेन। देखिए, पीएमएलएन की मुनाफकत तो हमने देख लिया है कि उन्होंने फौज के बारे में क्या कहा था और आर्मी चीफ और दूसरे अफसरों के बारे में नाम लेके क्या कहा था। उनकी मुनाफकत पर आप हर वक्त बात होती है, वो छोड़ें। मैं ये जवाब देना चाहता हूं रजा रूमी साहब ने जो कहा है। पहले इन्होंने कहा है कि धांधली नहीं हुई थी पंजाब में। अगर वाकई इलेक्शन कमिश्नर धांधली प्रोन था तो वो कर लेता धांधली। रजा रूमी साहब, इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर्स कहते रहे कि क्या हम डालें नकली वोट, 10,000 और 15,000 वोट हम डालें और पकड़े जाएं, बताइए, फैसला करें। उन्होंने कहा नहीं, रहने दो। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रिगिंग, इतना हो गया था। और दूसरी बात ये थी, लोगों ने वोट करने के बाद दे हंग अराउंड, वो देख रहे थे। वो काफी नहीं है आजकल के हम वोट कर रहे हैं, वो कहते हैं गिनती करो हमारे सामने, इसलिए हमें प्रीटी गुड आइडिया है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये तो एक आउट ऑफ द ब्लू 15 सीट्स जो थे, नंबर 1। दूसरी पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने बताया नहीं, किसने उनको बताया? तो सब्र करें, वो पता चल जाएगा। वो ऐसी चीज नहीं है जो जाके बता देते हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन इंटरैक्शन कर सकता है। कोई एक सिपाही तो नहीं है ना, कोई कप्तान तो नहीं है जो एडजुटेंट है, कोई तो होगा ऑफ सम कॉन्सिक्वेंस के वो आके कहता है इसको रखो, और बाद में कहता है हम जिम्मेदार हैं कि ये ठीक से बिहेव करेगा। बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप सिविल सर्विस की क्या बातें कर रहे हैं। सिविल सर्विस हैज कोलैप्स्ड, टोटल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस। ये दो फैमिलीज हैं, ये तो लॉयल्टीज जज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। बड़ा मुश्किल है इनके लिए काम करना। मैंने काम किया है 3-3.5 साल, बीवी की मैं इज्जत करता था और मुझे एक लक्ष्य था कि उनके दूसरे रिश्तेदारों के साथ उनकी बात सुनने की मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने मुंह पे कहा है, जब मुझे कहा गया ये करो, मैंने कहा आई वर्क फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गो एंड टॉक टू हर एंड गेट हर टू ऑर्डर मी। तो देखिए, कहने की बात है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से। तो ये कहना कि सिविल सर्विस की परफॉर्मेंस पे, सिविल सर्विस इज फिनिश्ड, ये स्टील फ्रेम इज रॉटिंग, इट्स फॉलिंग। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छा अब आप आ जाएं अपने हमारे आर्मी हिलाल साहब, एक सेकंड हिलाल साहब, मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है और ये आगे चल के हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इस मामले को, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी एक नेगेटिव किस्म की कैंपेन भी चल रही है, जिसको ज़रा सैर हासिल हम बहस करेंगे आकर। एक छोटा सा ब्रेक लेते, वापस आते ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और सियासत की गर्मा गर्मी इन दिनों उरूज पर है और अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने हलफ तो उठा लिया है और इंटरेस्टिंगली गवर्नर साहब ने बलीगुर रहमान साहब ने उनसे हलफ लिया है, जबकि वजारत आला के लिए उन्होंने परवेज़ इलाही साहब का हलफ नहीं लिया था। वर्किंग रिलेशनशिप कैसे चलेगी, इमरान साहब से कुछ खबरें भी जानते हैं और कुछ इस पर डिस्कशन भी करते हैं। इमरान साहब, पहले क्यों नहीं गवर्नर साहब ने हलफ लिया परवेज़ इलाही साहब से, और अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने कैबिनेट से हलफ ले लिया? देखिए इसमें ना बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना, वो एक तो ये कि हम हमेशा कहते हैं कि वो बड़े समझदार और बड़े ज़रा ना सुलझे हुए सियासतदान है, चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तजर्बाकार सियासतदान है। परसों रात तक टोटल डेड लॉक था, परसों रात तक डेड लॉक था। कोई उम्मीद नहीं थी कि गवर्नर जो है हलफ उठाएंगे और उनसे हलफ ले लेंगे। उस पर बड़ी बात थी। फिर हुआ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने खुद गवर्नर बलीगुर रहमान साहब को कॉल की। अच्छा। उन्होंने कॉल की गवर्नर पंजाब को और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूँ कि आइनी तरीके से हो और जो माजी में जिस तरह से हुआ है उस तरह की खराबियाँ ना हों, और पंजाब पहले इतने महीनों से देखे काबीना ना होने की वजह से बड़े मसाइल रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करें और आप इस पे हमारे जो वज़रा हैं काबीना है उससे हलफ लें। परवेज़ इलाही के इस फ़ोन के बाद बलीगुर रहमान साहब ने बात की वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ साहब से जब बात की तो फिर मियाँ साहब ने उनको कहा कि गो हेड, बिल्कुल ठीक है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और हमें उस तरह की हर्डल्स वहाँ पे नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अगरचे हमारे साथ उन्होंने जो भी किया, लेकिन हमें इसमें इस तरह की रुकावट ना बनानी चाहिए ना बनना चाहिए। तो फिर ये वज़ीर आज़म के कहने के बाद गवर्नर हाउस की तरफ से वज़ीर आला हाउस को पैगाम भेजा गया और फिर उन्हें कहा गया कि जी हम तैयार हैं, तो आप आ जाएं, हमें टाइम बताएं। और फिर इस तरह से इस तरह से तो आगे भी ऐसे ही चलेगा खुश मुझे लगता है कि कहीं कहीं हल्की फुल्की जो है ना मौसीकी जारी रहेगी, लेकिन ये जो रूटीन की चीजें हैं उसमें चीजें उस तरह से खराबी की तरफ नहीं जाएंगी। ठीक हो गया। अगर गवर्नर राज भी नहीं लगता तो? नहीं, गवर्नर राज नहीं लग रहा। हाँ, गवर्नर राज नहीं लग रहा। असल में सबको पता है कि बात जाके खत्म होगी इलेक्शन पे। ठीक, गल मुकरी इलेक्शन तो ही है, लिहाजा अब ये जो मामला है वो उससे पहले हो नहीं सकता। तो कहते हैं चले जितनी देर है दरमियान में उतनी देर में कोई ज्यादा फस क्रिएट ना की जाए और ये मामला हो जाए। एक और आम खबर ये भी नाज़रीन गुजरी है नज़र से कि जनाब नैब कवानीन में मज़ीद जो है वो तरमीम की जा रही हैं और जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के जो बहुत सारे लीडरान हैं, उनके मेंबर कौमी असम्बली, वो ज़रा ये वो पहले ये खबर थी कि जनाब सब ने अपने केसेस ख़त्म कर लिए हैं तरमीम के ज़रिए, और अब मज़ीद उसमें कुछ एड अप कर लिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि जी जो 50 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन होगी वो तो नैब देखेगा, और अगर 50 करोड़ से कम की करप्शन होगी तो वो फिर नैब के अंडर नहीं आएगी, उसको जो दीगर इदारे हैं वो देखेंगे। ये भी एक अब नई अमेंडमेंट उसमें कर दी गई है। और मज़ीद भी इसमें कुछ बातें की गई हैं कि जो वफाकी हुकूमत की एजेंसियाँ हैं वो नैब को जो है वो सब उस तरह से मुआवनत फ़राहम नहीं कर सकेंगी जो पहले वो करती थी। कुछ चीज़ें तो पहले ही आपको पता है कि निकाल दी गई थी। तो वह नैब के साथ जो हुआ है उससे क्या वो नैब अमली तौर पर देखा जाए तो वो बिल्कुल गैर मौसर हो गया है? ये बात करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो तरमीम हुई हैं इनकी क्या हैसियत है और इसके बाद क्या होगा। इस पर ख़ास तौर पर बात करेंगे। इस सेगमेंट में हमें इमरान शफीक साहब ने ज्वाइन किया जो कि साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं, तो उनसे भी इस हवाले से उनकी राय जानते हैं। इमरान शफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान साहब, आपकी नज़र से भी ये सारी अमेंडमेंट्स गुजरी होंगी, आप समझते हैं कि बिल्कुल नैब बिल्कुल गैर मौसर हो गया है, टूथलेस हो गया, अब इसका कोई ज़रूरत बाकी रह गई है नैब के लिए? देखिए नैब के जो क़वानीन हैं वो इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल थे कि नैब पाकिस्तान का वाहिद वो इदारा है जो करप्शन के खिलाफ इमरान साहब, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, शायद कुछ सिग्नल्स के इश्यूज हैं। हम दोबारा आपको कांटेक्ट कर लेते हैं इमरान साहब। मीनवाइल यही सवाल लेके मैं रज़ा रूमी साहब और हिलाल साहब का भी कमेंट ले लूँ। रज़ा रूमी साहब, आपका क्या ख्याल है, नैब की कोई वैसे अब ज़रूरत बाकी रह गई? ये सब कुछ तो सारे इख्तियारात ऐसे लग रहा है बिल्कुल उसको बेमानी सा कर दिया गया है। हाउ डू यू सी इट? नहीं, देखिए नैब की ज़रूरत तो बिल्कुल है। ये से तो वो कह ही नहीं सकते। पाकिस्तान में जो रिपोर्ट होती है करप्शन, और हमने देखा है कि हालिया सालों में तो उसमें इजाफा हुआ है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक परसेप्शंस जो हैं वो बड़े हैं करप्शन के बारे में। तो नैब की तो बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह के नैब की ज़रूरत है। एक ऐसे नैब की ज़रूरत है जो कि इंडिपेंडेंट हो, खुद मुख्तार हो, एग्जीक्यूटिव से अलहदा हो, प्रेशर में ना आता हो, और जो हमारे आइन है उसके अंदर जो बुनियादी हकूक और दीगर जो कवानीन हैं उनको अपहोल्ड करता हो। मेरे ख्याल से कोई निस्फ दर्जन फैसले हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के आ चुके हैं जिसके ऊपर नैब की जो वर्किंग है उसके ऊपर शदीद तनकीद की गई थी, और बहुत सी जो भी अब अमेंडमेंट्स रिसेंटली हुई हैं उनके पीछे भी वो जजमेंट्स जो हैं कार फरमा हैं। अगरचे कुछ एक दो अमेंडमेंट्स ऐसी हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल रिवीजन की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि नैब जो है वो एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हैंडमेडन नहीं बनना चाहिए। मसला जो भी बना हुआ था कि नैब को सियासी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया गया है जब से ये बना है 2000 से ऑनवर्ड्स 20 साल लगभग हो गए हैं इसको काम करते हुए, और हर गवर्नमेंट ने इसको अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया है। तो हमें उस चीज़ को जो है रद्द करना है और उस चीज़ को हमें फिक्स करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जी तो हिलाली साहब, ये जो अभी नैब अमेंडमेंट्स हो गई हैं उससे आपको लगता है कि ये मसले मसाइल हल हो गए हैं और अब नैब बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल इदारा हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये शरीफ आए क्यों है पावर में? आपको नहीं पता कि ये क्यों पावर में आए? ये तो लड़ रहे थे, वो कह रहे थे हम क्यों आए पावर में, भाई कुछ नहीं है इधर, हम कुछ कर नहीं सकते। ये इसलिए आए हैं कि ये नैब के कानून को ख़त्म करें, अपने केसेस को ख़त्म करें। ये काम उन्होंने पूरा कर लिया है। और किस वजह था आने का? आप देख रहे हैं कि ऐसा ख़त्म किया है कि एक आदमी जिसके खिलाफ चार्जेस प्रिपेयर शुरू होने वाले थे वो बहाना करके बाहर चले गया है। आई वॉज अबाउट टू बी इंडाइटेड हमसा, और ECL पे डाल दिया है हमारे इमरान खान साहब को। यार ये किस किस्म की जस्टिस है? अच्छा, ये किस किस्म का नैब है आप मुझे बताएं फॉर गॉड सेक। ये हमारे जब कोर्ट्स को, हमारे कोर्ट्स एक गवर्नमेंट की बन जाती है तो आप समझते हैं नैब बच सकता है क्या? इस मुल्क में इस किस्म फ्रेम ऑफ माइंड है कि हर चीज इंडिपेंडेंट और परफेक्ट? रजा रूमी बिल्कुल सही कह रहा है, काश के ऐसा हो सकता था, मगर नहीं हो सकता है। सो लेट्स लिव इन दिस वर्ल्ड, लेट्स गेट रियल। और ये नैब इज बीइंग गटेड, द की वर्ड इज गटेड। इसकी अथड़ियां निकाल के खत्म कर दिया है इसको। जाके आप पूछें कोई भी जो नैब प्रोसिक्यूटर रह चुका है, जब ब्रिगेडियर फारूक हमीद से पूछे वो क्या समझते हैं इस नैब के साथ क्या हुआ है। राइट, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि अच्छी बात है। वैसे जो रजा रूमी साहब ने बात की है आइडियलिस्टिकली तो सही बातें हैं, हम भी सब यही चाहेंगे हर इदारे के बारे में कसर रसूख से आज़ाद भी हो, खुद मुख्तार भी हो और प्रोफेशनल भी हो। लेकिन इमरान साहब, जो हकीकत में तरमीम हुई हैं, ये आपको लगता है कि इन चीज़ों से स्ट्रेंथन किया गया नैब को या कमज़ोर किया गया? देखें, किसी भी माशरे में ना इंसाफ के लिए, किसी भी माशरे में गुड गवर्नेंस के लिए, किसी भी माशरे में निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। एहतसाब के बगैर चीज़ें होती ही नहीं, क्योंकि ये जो करप्शन है ये इस हद तक सरायत कर चुकी है कि अगर लोगों में एहतसाब का डर भी ना हो तो फिर तो लोग बिल्कुल मादर पितर आज़ाद हो जाएं। लेकिन इस हवाले से आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ नैब करता क्या रहा है। आला अदालतों में जिस तरह से इसके पे मुख्तलिफ चीजें आती रही, वो तो मेरे से बात हो गई ना, मान लिया बहुत खराब करता रहा, हमेशा उनके आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज हुआ, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। मेरी गुजारिश सुन ले, मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, उनके रिमार्क्स भी थे, नहीं सही काम कर रहा है, तो मैंने मान लिया। मैं कह रही हूं अब जो किया उससे काम सही हो जाएगा। सुन ले, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी लेटेस्ट कि एहतसाब के कवानीन को जुल्म सितम के आले के तौर पे इस्तेमाल किया गया। मैं तो पहले मान रही हूँ आपकी बात कि ये बातें सारी मान ली, बहुत गलत था, ट्विस्ट कर रहे थे, आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज होता था। लेकिन मेरा सवाल बुनियादी ये है, मैं यही सवाल बल्कि इमरान साहब के पास भी ले जाती हूँ, वो हमारे साथ ही मौजूद है। इमरान साहब, आपकी नज़र में ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इससे नैब को हमने स्ट्रेंथन किया है, एहतसाब को हमने स्ट्रेंथन किया है, या हमने फिर से एक खास क्लास को फ़ायदा देने की कोशिश की है? देखिए, मेरी नज़र में ये जो अमेंडमेंट हुई है, मैं उसकी कानूनी पोजीशन बता देता हूँ कि उससे क्या नताइज निकलते हैं।
बाकी नैब को स्ट्रेंथन किया है या नहीं किया, ये व्यूअर पे एक हम छोड़ अलग पहलू। देंगे, ठीक है। ये जी बताइए। क्योंकि कानूनी पोजीशन इसमें ये है कि अभी जो अमेंडमेंट इन्होंने की है, जो उन्होंने कहा कि नैब का दायरा कार सिर्फ उन केसों पर मबनी होगा जो 50 करोड़ से कम ना हो, उससे जायद हो। अच्छा, ये 50 करोड़ की जब आप बात करते हैं तो उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि किस किस्म के केसेस जो है वो 50 करोड़ वाले, यानी एक जनरल एक लेजिस्लेशन कर दी गई है कि नैब सिर्फ उन केसों में हाथ डालेगा जो 50 करोड़ से जायद हो। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर किसी ने रिश्वत ली है 49 करोड़ रुपए की, तो वो जो है नैब के दायरा कार में नहीं आएगी। अगर किसी ने एसेट बियॉन्ड मींस बनाए हैं, यानी अपने आमदन से जायद किसी सरकारी अफसर ने असासाजात बनाए हैं, अगर वो 50 करोड़ से जायद है तो नैब एक्शन लेगा, अगर 50 करोड़ से कम है तो नैब एक्शन नहीं लेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप लोगों को खुली छुट्टी दे रहे हैं कि 49 करोड़ तक वो जो है अपने आमदन से जायद असासाजात बना लेंगे और उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है एक बंदे के लिए तो पूरी जिंदगी में एक सरकारी मुलाजिम अगर वैसे घर बनाए तो 2.5-3 करोड़ रुपए का बन सकता होगा, लेकिन आप तो उसको 49 करोड़ रुपए तक नैब के कवानीन में, बहरहाल नैब के दायरा कार से उसको निकाल रहे हैं कि नैब का उस पर वो नहीं होगा। तो इसलिए क्राइटेरिया कोई नहीं। हाँ, अगर आप ये कहते कि नैब चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसों में, यानी जिसे कहते हैं कि पब्लिक कोई एक कंपनी बन गई, कोई एक ग्रोह हुआ जिसने लोगों को बड़े पैमाने पर लूटा और वो पाकिस्तान में 100-200 लोगों को लूट के उसने अरबों रुपए बना लिए, तो आप ये कहते हैं यार हम छोटे मोटे फ्रॉड पर हाथ नहीं डालेंगे, हम सिर्फ फ्रॉड के उन केसों पर हाथ डालेंगे जिनकी मालियत जो है वो 50 करोड़ से जायद होगी। तो ये एक लॉजिकल बात होती, रीजनेबल बात होती कि हाँ वाकई नैब छोटी छोटी करप्शन के मैटर्स में हाथ ना डाले। या आप ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर उसमें करप्शन हुई है, यानी LNG के टाइप के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, बड़े बड़े पुल हो गए, बड़े बड़े डैम्स हो गए और बड़े पैमाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनकी हम छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पर, गलियों के ठेकों पर हम हाथ नहीं डालेंगे, हम जो है वो पानी की सप्लाई की वाटर पाइपलाइन अगर कहीं पड़ रही है तो उस पर हाथ नहीं डालेंगे, छोटे छोटे कामों में जो 2-2, 4-4 करोड़ रुपए के ठेके होते हैं वो हमारे दायरा कार में नहीं आएंगे। हम 50 करोड़ से ऊपर के ठेकों को जो है वो नैब मॉनिटर करेगा, देखेगा और उसकी जुरिडिक्शन में आएगी, तो फिर तो ये बात ठीक होती। लेकिन अभी आपने इसको एक जनरलाइज टर्म में दे दिया है कि नैब अब किसी भी केस में हाथ लगाएगा वो 50 से ऊपर होना चाहिए, तो उसको लिमिटाइज कर दिया है। ये लेकिन इमरान शफीक साहब ये फरमाइएगा कि जो हमारे यहाँ एंटी करप्शन का एक इदारा है, तमाम सूबों में वो मौजूद है, तमाम पूरे पाकिस्तान में वो हैं, FIA है और कई इस तरह के इदारे हैं, या तो नैब की कारकर्दगी इतनी बेहतर होती ना कि आप कहते हैं कि जब से नैब बना है उसने तो कमाल कर दिया, उसने तो सियासी जो लुटेरे हैं उनसे भी रकम वापस ले ली, सरकारी मुलाजमों से भी ले ली और सब करप्शन का खात्मा कर दिया। अगर नैब कमेंट का मैं जवाब दे दूं? जी जी जी, मैं समझ गया हूं आपकी बात। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि नैब बना है, असल में यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। वो तमाम मेंबर ममालिक पर यह पाबंदी आयद करता है कि वो एक ऐसा इदारा बनाएंगे जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से बिल्कुल आजाद हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, और उसमें अपॉइंटमेंट और उसमें जो भी अकाउंटेबिलिटी का जो इदारा होगा वो इंडिपेंडेंट भी होगा, ऑटोनोमस भी होगा और वो इम्पार्शियल और इंटेग्रिटी वाला भी होगा। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा नैब जो है वो इमरान साहब यहाँ एक और सवाल, सिर्फ एक सवाल ले लें इसी के मुतल्लिका, क्या आप अपनी ईमानदारी से बता दें कि आज तक पाकिस्तान जब से बना है नैब, उस वक्त से आज तक कोई नैब का चेयरमैन, कोई इदारा, हाँ मुशर्रफ से लेके अब तक पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूँ जितने साल, वो इन खूबियों पे इनको पे पूरा उतरा है जो क्वालिटीज आपने बताई? अगर देखें, मैं वैसे तो आपको फैक्चुअल बात की तो पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जो इन खूबियों पर पूरा उतरा है? आपके तो आपको फिर मसला हो जाएगा आपके लिए कि अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करनी पड़ती है कि जो हम काम करते रहे थे वो ऐसे किया था। तो आप अगर ये डेफिनेशन ले लें तो फिर तो सारे इदारे क्वेश्चनेबल होंगे। वेरी राइट। तो ये आप पार्लिमान है, पार्लिमान पर सेनेट में वोटिंग होती है तो लोग आधे बिक जाते हैं,
आपका पॉइंट आ गया इमरान साहब, वेरी वेल सेड। आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और मुझे एक सिर्फ लास्टली एक कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अब ये भी कह रहे हैं कि जो दीगर एजेंसीज हैं वो उसकी मुआवनत नहीं कर सकेंगी, तो ये तो और उसको ये तो हेल्पलेस हो जाएगा नहीं सिचुएशन, फिर कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी किसी भी स्कैम की? मेरा ख्याल है दूसरी एजेंसियों के ऊपर मामनत का इशू नहीं है। मामनत तो वो नैब ले सकेगा, वो उस कानून में अभी भी शामिल है, लेकिन वो उस केस से मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन में मदद लेगा। और इंक्वायरी में नैब जो है ना, शुतरे बेमहार जो लोगों को यानी एक रियासत के ऊपर एक रियासत का जो किरदार अदा कर रहा था ना, वो उस किरदार पर उनके पाबंदी लगाई गई है और उनकी जो पावर्स हैं उनको किसी दायरे कार में लाया गया ताकि दूसरे इदारे भी अपने काम को फंक्शन कर सकें। सबसे बड़ा मसला ये था कि एक इदारा अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद पर आप पूरे मुल्क को जो है वो एक पूरी इंतजामिया को मफलूज नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान लेकिन अकाउंटेबिलिटी करने वालों की भी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इमरान शफीक साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये जो डिस्कशन उसमें लग तो यही रहा कि आइडियली जो होना चाहिए था वो तो नहीं हो, लेकिन क्या इसका मकसद फिर ये कि नैब को टोटली कोलैप्स करके बंद कर दिया जाए? फिर आप उसको एक कौमी खजाने पे बोझ क्यों बना रहे हैं? उससे बेहतर है कि फिर आप उसका एक अनाउंसमेंट कर देंगे हम ख़त्म कर रहे हैं। और या फिर अगर उसको स्ट्रेंथन करना है, रिफॉर्म्स करनी है, तो फिर आइडियल जो है कम अज़ कम उसके करीब तरीन होने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया पर चलने वाली नेगेटिव कैंपेन्स की। ब्रेक के बाद अल-कायदा के सरबराह इब्न ज़वाहिरी की हलाकत की खबर आई और उसके बाद जो भी उस पर एक तरदीद का सिलसिला भी चल रहा है, उनकी जो अपनी जमात है वो भी कह रही है कि हमारा तो, अब उन्होंने भी तस्दीक नहीं की कि उसमें वाकई नहीं है या वाकई वो गुजर गए। लेकिन बहरहाल ये भी मामला हो या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ उसके ऊपर भी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा मनफी एक प्रोपेगेंडा मुहिम नज़र आई सोशल मीडिया पर, तो काफ़ी अफसोसनाक थी वो, सभी उसको कंडेम करते हैं। लेकिन उस पर अब वो फिर अगैन वही पॉलिटिकल खेलने की ऐसे लग रहा है कि वो सिचुएशन चल रही है, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? शॉर्ट कमेंट लूँगी मैं हिलाली साहब का भी, इमरान साहब का। जी हिलाली साहब, इसके ऊपर आप बात करेंगे कुछ के किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि कौन ही इनको फेक ये अकाउंट्स जो हैं ये अपनी मर्जी से लोग आके कर रहे हैं या इनको बाकायदा कोई कैंपेन लॉन्च की गई है किसी की जानिब से? समीना, जिसके पास पैसे हैं ना उनके पास ये फोन हो सकता है, उसमें आप अच्छे लोग, बुरे लोग, लुच्चे लफंगे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप लुच्चे और लफंगों से इन्फ्लुएंस होंगे? देखिए ये आपके स्क्रीन पे किसकी शक्ल आ रही है, इस लड़के की, खुद मान रहा है कि मैंने ये झूठ कहा था, मैं ये और वो, और आप यू आर टेकिंग इट सो सीरियसली कि आप एक कमांडर इन चीफ की अफसोस करने के लिए आना था और आपने उनको कहा मत आए इसलिए कि आपकी पार्टी पीटीआई का ये लफंगा है और इसने आके हमारे फीलिंग्स को हर्ट किया है। आई एम सॉरी, यू कांट अफोर्ड इट, ये आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, मुझे पता है, और बिल्कुल सही, बहुत बुरा किया। काश के ये आता आड़े हाथ इसको लेते और इसको लगाते, मगर ये है डेमोक्रेसी, ये है टेक्नोलॉजी, ये है मैस मीडिया। अब एक अच्छा सा सदर जो आके अपने अफसोस कम्युनिकेट करना चाहता था, उसको आपने रोक दिया कि उसका कसूर है कि ये लुच्चे लफंगे पीटीआई में हैं। क्या अब पीटीआई लुच्चे और लफंगों को ढूंढेंगे कौन है कोई नहीं है? करना चाहिए अगर हो सकता है, मगर कोई ना कोई तो निकल जाना है, कोई ना कोई बैठ के कुर्सी में कुछ भी ट्वीट कर सकता है। You can't let such an important relationship, commander in chief और उसके फौज में, to be affected by this kind of treatment, this kind of lafangas. ठीक हो गया। Sorry, I'm very sorry. Right, जी इमरान साहब। देखिए समीना, सोशल मीडिया जब से आया है ना, उसमें एक बात तो तय है कि पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स आप देख लें, वो या तो सियासी तज्जिया कार है या दिफाई, वो या तो बड़ा माहिर
जो है ना मीशतदान है, फाइनेंस को उससे ज़्यादा समझता है कोई नहीं, और या फिर वो खारजा अमूर का माहिर बन चुका है। यानी जो जिसके दिल में आता है वो कहता है, और ऐसे ऐसे तज्जिए पेश किए जाते हैं कि जो उनके मर्जी में आता है। हाँ, लेकिन शॉर्टली जो DGISPR ने कल टीवी पे आके कहा कि मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्या उससे तासुर आपको मिलता है? देखें, सच्ची बात तो ये है कि उनके मुताबिक जो चीज़ है कि बड़ा इस पर इंटरेस्ट पाया जाता है कि एक बंदा कुर्बानी देता है। फिर एमन अजवारी का अगर वाक़या है, भाई आप इतना झूठ बोल रहे हो, झूठों के सरदार हैं आप ये अगर इतना ही आपको क्लियर है, आप हुकूमत से सबूत मांग रहे हैं, आपके पास सबूत है तो वो दे दें। भाई आप वो बात जो अमेरिका ने नहीं की, जो इंडिया ने नहीं की, जो तालिबान ने नहीं की, वो आप लोगों के मुंह में डाल दें। चलिए इस पे फिर भी बात करेंगे तफसील से। वक्त खत्म हो गया आज के प्रोग्राम का। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।